IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जुड़े हुए कौन कौन से विवाद हैं, सुरक्षा वाल्व और त्वरित चालक का सिद्धांत कांग्रेस से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको देखेंगे। और कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन जो सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं उनको देखेंगे कि उन अधिवेशनों में क्या हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, उनको देखना है वो कब रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महिला अध्यक्ष कब कब रही है, ये हमें बताना है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो बहुत सारे, याद रखिएगा, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उससे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए हैं, उनको देखना है। और कांग्रेस के विशेष अधिवेशन भी कुछ हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं उनको हम एक बारीक में देखेंगे, जिससे चीजें आपको जो है एक साथ मिल जाए। तो कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए और उसके अधिवेशन जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण चीज हैं, आज हम लोग इस चैप्टर में इसको देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए है क्योंकि जब कोई भी एग्जाम होता है तो वहां पे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हमें इग्नोर नहीं करना है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि आपको डायग्राम के माध्यम से सरल तरीके से और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान में रख करके बताना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उत्पत्ति होती है, विकास और जो दोहरा उद्देश्य है, तो प्रारंभिक अगर समय देखा जाए तो 1885 से लेकर के और 1905 के बीच में कांग्रेस की क्या गतिविधियां रही हैं, इसको देखना है हमें। और कांग्रेस से जुड़े हुए जो है विवाद को इसी समय जो उत्पन्न हुए स्थापना के समय, वो देखना है। तो याद रखिएगा, अगर एक देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य के सुरक्षा वाल्व से लेकर के भारतीय राष्ट्रवाद के त्वरित चालक का की जो यात्रा है, इसका हमें विश्लेषण भी करना है। तो याद रखना, जो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत है और त्वरित चालक का सिद्धांत है, ये क्वेश्चन पीटी में तो पूछा ही जाता है, मेंस एग्जाम में, और याद रखिएगा इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को हम समझते हुए चलते हैं। लिखा है उत्पत्ति का अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा गया था। इसकी स्थापना कैसे होती है, इतिहास के एक एक पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। याद रखना, संघ से लेकर के कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से होती है। और कांग्रेस तक का जो सफर था, याद रखना 1884 और 85 में इसमें क्या घटना घटी है, कैसे इसका नाम कांग्रेस पड़ता है, इसका नाम कांग्रेस किसने रखा था, ये शब्द कहाँ से आया, क्या इसका मतलब होता है, हम यहाँ एक एक चीज को बारीकी से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर स्टेप चलते हैं तो 1884 में, याद रखिएगा, तो देखा जाए तो इसमें वैचारिक शुरुआत होती है। और ए ह्यूम, याद रखिएगा, ए ह्यूम याद रखना, एक जो है अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। विचार का मूल डफरिन के दिमाग में था। इस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। उन्हीं के कहने पर जो भारत में असंतोष फैल रहा था, उस असंतोष को दूर करने के लिए डफरिन ने ह्यूम को आदेश दिया कि आप एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की स्थापना करें जिससे भारतीयों के लिए यह पार्टी रहेगी। तो भारतीय कम से कम जो असंतोष की भावना पनप रही है वो सीमित हो जाएगी, रुक जाएगी, और जो है हमारा शासन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डफरिन के कहने पर ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से, याद रखिएगा, स्थापना किया, एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना किया। और कब किया, तो 1884 में किया, यह बात याद रखिएगा। इसके बाद इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ता है तो 5 दिसंबर 1885 को प्रथम घोषणा हुई और मद्रास के द हिंदू अखबार में प्रथम सार्वजनिक घोषणा की गई कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक नई पार्टी की स्थापना की जा रही है। ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो बुखार चढ़ जाएगा कई लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो संघ के नाम से स्थापित किया गया था, किस न्यूज़पेपर में पहली बार उसकी घोषणा की गई थी कि ऐसी पार्टी बनाई जाएगी। तो याद रखना,
मद्रास के द हिंदू अखबार में पहली बार ये न्यूज आई थी। वहीं पर प्रथम बार सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि भारत में एक जो है राजनीतिक पार्टी के रूप में उसकी स्थापना की जाएगी। तो पहला प्रयास याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो न्यूज़पेपर में पहली बार आया है, अक्सर किताबों में नहीं मिलता, इसको याद रखिएगा, सर्च कर लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होनी थी वो पहले पुणे में होनी थी, लेकिन पुणे में अकाल और प्लेग फैलने की वजह से याद रखना इसका अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग और अकाल के कारण इसका अधिवेशन बंबई को हस्तांतरित कर दिया गया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस का अधिवेशन पहले कहाँ होने वाला था या इसकी स्थापना कहाँ होने वाली थी? पूना, क्योंकि पूना याद रखिएगा उस समय राष्ट्रवादियों का प्रमुख केंद्र था। तो पूना में प्लेग और अकाल फैलने की वजह से इसका जो है बंबई में इसकी स्थापना की गई। याद रखिएगा 28 और 29 दिसंबर 1885 को जो है स्थान जब परिवर्तन हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में की गई। इसकी स्थापना और यहीं पर इसकी स्थापना की गई और यहीं पर इसका पहला अधिवेशन भी किया गया, ये भी याद रखिएगा। और पहले अधिवेशन में ही याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख दिया गया। तो जब भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उस संघ शब्द को क्या किया गया, हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक नया शब्द जोड़ा गया, कांग्रेस। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कांग्रेस शब्द आया कहां से? ये अमेरिका के संसद से आया है। हमारी पार्लियामेंट को संसद कहते हैं या पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, तो ये भी लोगों का समूह था, इसीलिए याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम पड़ गया। तो कांग्रेस शब्द कहां से है ये बात याद रखिएगा। और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसके सुझाव पर इसका नाम कांग्रेस पड़ गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम कांग्रेस पड़ गया। इसी समय इसका नाम कांग्रेस रखा गया 1885 में। तो 1884 में संघ के नाम से इसकी स्थापना की गई। स्थापना ह्यूम ने किया था। स्थापना कहाँ की गई? बंबई में। किस स्कूल में की गई? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में की गई और यहीं पर इसका पहला अधिवेशन भी हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा, अधिवेशन कहो, सत्र कहो या बैठक कहो, ये लोग क्या करते थे, कांग्रेस में एक रणनीति बनाई गई थी कि कांग्रेस के अधिवेशन अलग अलग शहरों में किए जाएंगे और वो अलग अलग उद्देश्य के साथ होंगे और हर अधिवेशन में एक नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह अध्यक्ष पद पे जो खड़ा होगा चुनाव होगा, तो चुनाव होकर के ही अध्यक्ष बनते थे। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा चुनाव होकर के आएगा, पार्टी के लोग आपस में मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और हर देखा होगा कि कांग्रेस के जब जहां जहां भी अधिवेशन हुए हैं, अगर इनको देखा जाए तो जहां जहां भी इनके अधिवेशन हुए वो अधिवेशन अलग अलग शहरों में हुए हैं। जैसे पहला अधिवेशन अगर बंबई में हुआ है तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में। तो ऐसे अलग अलग शहरों में कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, अलग अलग एजेंडे और उद्देश्य के साथ हुए हैं और अलग अलग उसके अध्यक्ष थे। इसीलिए क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ जाती है और क्वेश्चन इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। इसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। डायग्राम के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चीजें आपके दिमाग में चीजें बैठाना जरूरी है, याद कराना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इतिहास से क्वेश्चन जल्दी भूल भी जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, तो हमें उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना जो है कहाँ होने वाली थी, कैसे हुई और इसका नाम कैसे बदल गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखना कांग्रेस का पहला अधिवेशन की बात करते हैं तो याद रखना इसको अधिवेशन कह सकते हैं, इसी को सत्र कहते हैं, सेशन कहा जाता है। कांग्रेस सेशन इंग्लिश में वर्ड आता है, तो सत्र भी कह सकते हैं, अलग अलग शहरों में होता था। इसके अलावा याद रखिएगा इसको बैठक भी कहा जाता था। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कांग्रेस की बैठक सर ये तो कुछ और चीज हो गया। कई बच्चे कभी कभी क्लास से पूछ देते हैं कि सर ये इसका सत्र का मतलब क्या होता है, बैठक का मतलब, अधिवेशन का मतलब क्या? सबका मतलब एक ही होता है। वो अलग अलग शहरों में जाते थे, अलग अलग शहरों में उनके अलग अलग जो है उद्देश्य के साथ ये लोग करते थे, अलग अध्यक्ष होते थे। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें 72 लोग ही शामिल थे। 72 लोग केवल याद रखना पहले अधिवेशन में शामिल थे, वो भी वकील, पढ़े लिखे वर्ग लोग शामिल थे, आम जनता इसमें शामिल नहीं थी। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें 72 लोग शामिल थे और उसकी फोटो भी है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की फोटो भी है, जरा मैप देखिएगा
कांग्रेस के अधिवेशन की पहली फोटो भी है कि कितने लोग शामिल थे, वो सब एक ग्रुप पे फोटो भी खिंचवाए थे। ये भी याद रखिएगा, ये भी जो है चीजें समझने के लिए बताने का तरीका है। कांग्रेस के अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे। बंबई प्रांत से सर्वाधिक 38 लोग शामिल थे और 34 लोग शेष भारत से शामिल थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे। ये क्यों बता रहा हूं मैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन में 72 लोग से यात्रा शुरू हुई कांग्रेस की, और देश की को आजादी तक जो है करोड़ों लोग इसके जो है सदस्य बन गए, और इसके अधिवेशनों में जो है लाखों लोग शामिल होने लगे थे। याद रखिएगा, बंबई प्रांत से 38 लोग थे और शेष भारत से 34 लोग थे। ये बात याद रखिएगा कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का अगर कहा जाए तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था अगर कहा जाए तो बंबई में हुआ, और WC बनर्जी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अभी आगे और डिटेल में की चलेंगे। तो अगर कहा जाए सामाजिक वर्ग प्रतिनिधित्व क्या था, तो अधिकांश सदस्य अंग्रेजी पढ़े लिखे वकील, व्यापारी और बंगाल के जमींदार थे जो इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। विविधता और नेतृत्व क्या था, मुस्लिम प्रतिनिधि 2 थे। अब याद रखना, पहले अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधि 2 थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है, याद रखना AM जो है धर्मसी और रहीमतुल्लाह सयानी, यही 2 लोग याद रखना मुस्लिम सदस्य के रूप में कांग्रेस में ये इस पहले अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो 72 में 2 लोग क्या थे, मुस्लिम थे। प्रथम अध्यक्ष ईसाई थे, जो आपका बोमेश चंद बनर्जी, इन्हें हम याद है ना उमेश चंद बनर्जी कहते हैं, इनका फुल फॉर्म है, लेकिन अगर इनको देखा जाए शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी है। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया भी था आप लोगों को, जो राष्ट्रवाद का जो विकास मैंने बताया था उसमें। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि याद रखना उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन 1985 में कलकत्ता में हो रहा था, तो वो उस समय कलकत्ता में थे, और कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था, बंबई में हो रहा था। इसीलिए पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए, और इन्होंने आगे चल करके 1886 में अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया। तो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कब किया गया था कांग्रेस में, तो 1886 में। और याद रखना ये किसका था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल नहीं थे। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमें डायग्राम के माध्यम से और कितने सरल तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमें इतिहास रटना नहीं है, हमें इतिहास समझना है। अगर इतिहास को हम समझ जाते हैं तो फैक्ट अपने आप याद हो जाता है। इसीलिए पहले सिचुएशन को हमें क्या करना है, समझ लेना है, एक अलग अलग फैक्ट के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू के प्रमुख वास्तुकार की बात करते हैं कांग्रेस में। तो ना एक आपका है A.O. ह्यूम, ये संस्थापक थे और प्रथम महासचिव भी थे। बहुत से लोग ऐसे बच्चे हैं, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम, तो तुरंत टिक लगा देते हैं, काम खत्म हो गया। खुदा न खास्ता कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो बुखार चढ़ जाएगा, हाय मैया हाय दैया करेंगे फिर आप लोग। याद रखना इसके पहले महासचिव भी कौन थे, A.O. ह्यूम थे। 1906 तक एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया। पृष्ठभूमि क्या है, ये रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, पक्षी विशेषज्ञ थे और पीपुल्स फ्रेंड्स पत्रिका के प्रकाशक थे। A.O. ह्यूम की पत्रिका का नाम क्या था, पीपुल फ्रेंड्स नाम था, ये भी याद रखिएगा। और रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, और याद रखना इनकी पोस्टिंग इटावा में हुई थी, उत्तर प्रदेश के इटावा में इनकी पोस्टिंग हुई थी, और इटावा से रिटायर हुए थे, ये बात याद रखिएगा। तो वहीं इटावा से ही रिटायर हुए थे। और याद रखना ये पक्षी विशेषज्ञ थे। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो कांग्रेस की नींव जो रखी गई, तो प्रमुख वास्तुकार कौन कौन थे, कौन कौन इनका नाम जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन है, आपका A.O. ह्यूम है, जिन्होंने इसकी स्थापना किया और इसके पहले महासचिव बने, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। दूसरा, लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं, तो याद रखना इनका तत्कालिक वायसराय थे। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, और इन्होंने ही असंतोष को दूर करने के लिए A.O. ह्यूम को यह आदेश दिया था कि एक ऐसी पार्टी बनाओ जो हम लोगों के दया पे चले पार्टी, और भारतीयों में कुछ राजनीतिक अधिकार दे दो,
जिससे वो खुश रहे और असंतोष न फैलने पाए। जो असंतोष 1857 के विद्रोह में था, ऐसा अब दोबारा न होने पाए, ऐसा इन लोगों को जो है क्या था, इन लोगों को आभास था। विरोधाभास की बात करते हैं तो शुरुआत में उदार रवैया बनाया था इन्होंने, लेकिन 86 में जो है गार्डन पार्टी थी, बाद में गार्डन मतलब 86 में कांग्रेस में पार्टी भी दिया था इन्होंने जो है, और बाद में ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान कहा इन्होंने। जिस व्यक्ति ने ह्यूम को आदेश दिया कि आप कांग्रेस की स्थापना करो, एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करो भारतीयों के लिए, वही व्यक्ति आगे चल करके ह्यूम को क्या कह रहा है, धूर्त, पागल और बेईमान कहता है। तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान किसने कहा था? क्या याद रखना, लॉर्ड डफरिन ने। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए कांग्रेस की स्थापना इनके मन में था कि हमारे ये दया पे चलेगी पार्टी, वो हो नहीं पाया। और याद रखना, ह्यूम महासचिव जो थे ये बहुत दिनों तक थे। ऐसी स्थिति में इनके निर्देशों का पालन इन्होंने नहीं किया, और कांग्रेस की जब स्थापना हुई और कांग्रेस के अलग अलग शहरों में जब इसके अधिवेशन शुरू हुए, तो हर अधिवेशन में चाहते थे कि हमारा गुणगान किया जाए, लेकिन हर अधिवेशन में राष्ट्रवादी नेताओं ने इनका विरोध किया। आप एक कहानी समझिए कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बंबई में हुआ। एक कहानी समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इन्होंने इनको धूर्त, पागल और बेईमान कहा था। तो याद रखिएगा, 85 में हुआ, बंबई में जब अधिवेशन हुआ तो उसमें कुछ अंग्रेजों की बड़ाई उड़ाई की गई, 72 लोग केवल शामिल थे। लेकिन जब 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नेहरूजी उसके अध्यक्ष थे, तो वहां संख्या बढ़ गई। तो वहां धीरे धीरे ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना लोग शुरू कर दिए, लेकिन उतना विरोध नहीं हो पाया। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ और उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब हुए। वहीं से कांग्रेस के अंदर मंच पर खुलेआम विरोध होना शुरू हो गया ब्रिटिश सरकार का, और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का लोग विरोध करना मंच से शुरू कर दिए। तब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब कांग्रेस के अधिवेशन बंद कराओ। ये लोग जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। और फिर जब इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, के अधिवेशन को इलाहाबाद में होने नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए याद रखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन को इलाहाबाद में जब हुआ तो ये लोग बंद करा रहे थे अंग्रेज, तो इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने मिल करके एक अंग्रेज को अध्यक्ष बना दिया, जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बना दिया। अब आप सोचो, एक अंग्रेज अध्यक्ष है कांग्रेस का, और ब्रिटिश सरकार अगर वो आएगी गिरफ्तार करने तो किसको गिरफ्तार करेगी? अंग्रेज अध्यक्ष को। तो न्यूज क्या छपेगा कि एक अंग्रेज ने एक अंग्रेज को गिरफ्तार किया भारत में। तो इसीलिए याद रखना, ये लोग बचने के लिए कांग्रेस खत्म न होने पाए, कांग्रेस के अधिवेशन रुकने न पाए, इसलिए जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया था, जो है जानबूझ के, कि जो है जिससे कांग्रेस पार्टी बच जाए। अभी आगे आएगा, भी आपको दिखाता हूं कि उसके अध्यक्ष पहले कौन थे, जॉर्ज यूल थे। आगे बढ़ते हैं। याद रखना, इसीलिए याद रखना, जिस उद्देश्य के लिए बनाए उद्देश्य में कामयाब ये नहीं हो पाए, इसीलिए बाद में उन्होंने ह्यूम को क्या कहा, धूर्त, पागल और बेईमान कहा, कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुमको बताया था वो तुम उद्देश्य पूरा ही नहीं किए। ठीक है, आगे उमेश चंद बनर्जी थे, इनका नाम WC बनर्जी भी कहते हैं। ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दृष्टिकोण क्या है? 1898 में दावा किया कि ह्यूम डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। इन्होंने बाद में ये कहा, इन्होंने बताया कि जो ह्यूम थे वो डफरिन की सीधी सलाह से काम करते थे, और जो डफरिन कहते थे वही वो करते थे। बाद में वही जब नहीं करने लगे तो बेईमान और धूर्त कहा जाने लगा। दादा भाई नेहरूजी की बात करते हैं, मुख्य रणनीतिकार थे, नामकरणकर्ता यही थे। इन्होंने ही या संघ को हटा करके और कांग्रेस नाम इन्होंने जोड़ा था, और लंदन में रणनीतिक आउटपोस्ट स्थापित किया था। याद रखिएगा, तो कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ लंदन में भी इसकी बात उठाई जा सके, इसी लंदन में उन्होंने रणनीतिक आउटपोस्ट की भी स्थापना किया था। अभी इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। तो याद रखना, ये पहले अधिवेशन के 4 लोग हैं। इन 4 लोगों को याद रखना, इन्होंने पहले अधिवेशन में क्या क्या काम किया। तो एक ने स्थापना कराया, एक ने स्थापना किया, एक अध्यक्षता किया, एक इन्होंने नाम परिवर्तन किया। तो इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो गलत होने का चांस भी ज्यादा होता है, क्योंकि हम सरल जान के बहुत गौर नहीं करते हैं। इसलिए याद रखना, बहुत ही जो है सरल से सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो
तो इसको गौर करिएगा, इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैचारिक आधार प्रथम अधिवेशन की 4 प्रमुख मांगे क्या थी? जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ तो उसमें क्या मांगे रखी गई? तो मांग आजादी नहीं था, मांग स्वराज्य नहीं था, क्योंकि स्वराज शब्द की कल्पना ही नहीं की गई थी इस समय। तो मांग क्या थी? याद रखिएगा, विधायी विस्तार एक मांग, प्रशासनिक अवसर दूसरा, आर्थिक राहत तीसरा और आपका जवाबदेही चौथा। ये 4 मांगे कांग्रेस ने पहले अधिवेशन में रखी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली मांग क्या थी? कि केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। जो केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदें बनाई गई थी उनमें सदस्यों की संख्या कम थी, इनका मांग कांग्रेस किए थी कि उसका विस्तार किया जाए, और जब विस्तार होगा तो भारतीय सदस्य उसमें शामिल होंगे तो अपनी बात को राजनीतिक स्तर पर रख सकते हैं। विधायी पर की विस्तार की मांग उन्होंने रखा। दूसरा, प्रशासनिक अवसर क्या कहा? कि उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर प्रदान किया जाए। तो उच्च जो सरकारी नौकरियां थी, आईसीएस की परीक्षा थी, उसमें भारतीयों के अधिक से अधिक प्रवेश दिलाने का भी उद्देश्य कांग्रेस ने रखा अपने प्रथम अधिवेशन में। आर्थिक राहत, ब्रिटिश सेना और सैनिक खर्च में भारी कटौती की जाए। जो सेना पे खर्च हो रहा है और जो सैनिक खर्च हो रहा है वो भारत के राजस्व से जा रहा है, उसका पैसा भारत से खर्च हो रहा है, तो भारत का पैसा फालतू चीज पर खर्च क्यों हो? इसीलिए ब्रिटिश सेना में कटौती की जाए, ये इनका जो है मांग थी। और जवाबदेही क्या थी? कि भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए जो भारतीय प्रशासन की जांच कर सके, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भारतीयों की संख्या कम है, उसका पता लगाया जा सके। तो ये 4 मांगों के साथ कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में संपन्न हुआ। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, 1888 तक कांग्रेस इन मांगों को विनम्र निवेदन के रूप में दोहराती रही। मतलब कि जो ये 4 मांगे हैं, ये 1888 तक इन मांगों को कांग्रेस बार बार दोहराती रही, क्योंकि पूरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि पहले अधिवेशन में इन्होंने मांग रखा और ब्रिटिश सरकार ने पूरा कर दिया, पूरा नहीं किया। तो याद रखना, 88 तक ये जो है विनम्र निवेदन के रूप में इसको दोहराती रही। दादा भाई नौरोजी, हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी उस समय ब्रिटिश नागरिक ही थे, क्योंकि पूरे देश पर महारानी का अधिकार था 1858 के अधिनियम के तहत। तो भारत की जनता भी ब्रिटिश जनता कहलाती थी। इसीलिए दादा भाई नेहरू ने कहा कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं और हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं पर हम जो हमारे पर शासन कर रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने अधिकारों की मांग करें। इसीलिए ये बात कही थी, और ये 4 मांगे 88 तक लगातार दोहराती रही कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थापना का दोहरा उद्देश्य क्या था? एक ऐतिहासिक विवाद के साथ शुरू करते हैं। याद रखना, कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इसको लेकर के विवाद कुछ हुआ। एक आपका सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया गया। ये सिद्धांत दिया किसने था, क्या है इसका मतलब बताता हूं मैं। और इसकी स्थापना से जुड़ा एक दोहरा उद्देश्य क्या था? तड़ित चालक, अर्थात ये सिद्धांत किसने दिया था और क्यों दिया गया था, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इसको ध्यान से देखने की और समझने की जरूरत है। जैसे लाला लाजपत राय और विलियम बेडनबर्ग ने इस सिद्धांत को दिया था। किसने? कौन सिद्धांत था? सुरक्षा वाल्व का। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत अगर पूछा जाए किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय और विलियम बेडनबर्ग ने दिया था। ये बात याद रखिएगा। उपयोगकर्ता कौन थे? अंग्रेजों डफरिन और ह्यूम ने कांग्रेस का इस्तेमाल किया। इनका कहना यह था कि सुरक्षा वाल्व के रूप में अंग्रेजों ने, अर्थात डफरिन और ह्यूम ने कांग्रेस का क्या किया? इस्तेमाल किया सुरक्षा वाल्व के रूप में। कैसे किया? भी डायग्राम के माध्यम बताता हूं मैं, मैप के माध्यम बताता हूं मैं। मूल उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में पनपते जन असंतोष के भयानक विस्फोट से बचाना था। इसीलिए जन असंतोष न फैलने पाए, इसलिए जो है एक कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। सुरक्षा वाल के रूप में की गई थी, सेफ्टी वाल के रूप में की गई थी, जिससे असंतोष न फैलने पाए। तो उपयोग किसने किया? इसका मुख्य प्रतिपादक, अर्थात इस सिद्धांत को दिया किसने? याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है
तो लाला लाजपत राय और विलियम बेटनबर्ग ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। दूसरा, तड़ित चालक सिद्धांत क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले और राष्ट्रवादियों ने इसको दिया था, तड़ित चालक का। भारतीयों ने एक अंग्रेज ह्यूम का इस्तेमाल किया। भारतीयों ने किसका किया? एक इस्तेमाल किया, किसका? यानी ना, एक अंग्रेज का इस्तेमाल किया। नवजात राष्ट्रवादी आंदोलन को शुरुआत में ही सरकारी दमन की बिजली से न कुचलने पाए, इसलिए किया। तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल ह्यूम का, अंग्रेज का। ये ह्यूम का किसने किया? भारतीयों ने किया। क्यों किया? कि जो हमारा आंदोलन अभी बच्चा है, अभी जन्म ले रहा है, उसको बचाया जा सके, तो उसको एक कवच के रूप में तड़ित चालक का इस्तेमाल भारतीयों ने किया। ये दो सिद्धांत निकल के आता है कांग्रेस की स्थापना से। किसने दिया है, क्यों दिया गया, उपयोगकर्ता क्या है, उद्देश्य क्या है, एक चार्ट के माध्यम से बता दिया गया, जिससे आपको समझ में चीजें आए। अब जरा इसी चीज को अगर हम मैप के माध्यम समझे, डायग्राम के माध्यम समझे, तो सुरक्षा वाल और आपका जो है क्या कहते हैं, तड़ित चालक को हम एक बार हम ध्यान से समझेंगे, इस मैप के माध्यम समझें तो आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम के माध्यम से। जैसे सुरक्षा वाल का जो सिद्धांत था, किसने दिया था? ये दिया था लाला लाजपत राय ने, अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में दिया था। इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सुरक्षा वाल का सिद्धांत बेटनबर्ग ने और लाला लाजपत राय ने दिया, लाला लाजपत राय ने किस न्यूज़पेपर में दिया था? तो यंग इंडिया में दिया था। और कब दिया था? तो 1916 में दिया था। ये बात याद रखिएगा, 1916 में दिया था। तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, अर्थात शिशु है। ये लाइन भी लाला लाजपत राय ने कही थी। अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु यह एक अभय कपाट अर्थात सेफ्टी वाल्व था। तो अभय कपाट भी इसी को कहते हैं। सुरक्षा वाल्व को अभय कपाट भी कहा जाता है। इसे याद ना, सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। तो ये लाइन का इस्तेमाल लाला लाजपत राय ने किया। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने रखा स्पष्ट रूप से। था क्या ये? अब ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिटिश नीतियां हैं। जो आग जल रहा है, ये कुकर रखा हुआ है गैस पर, नीचे जो आग लगाई गई है, ये ब्रिटिश नीतियां थी। और ब्रिटिश नीतियां की वजह से ही जो भारतीय जन असंतोष, अर्थात जो भारत की जो जल भरा हुआ है, ये जल क्या है? भारत की जनता है। ध्यान समझिएगा, कितने आसानी से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो जो जल है वो क्या है? भारतीय जनता है। और शासन, जो ब्रिटिश नीतियां के माध्यम से शासन चलाया जा रहा था, तो शासन इतना बेकार था, शोषणकारी था, दमनकारी था, जिससे ये पानी उबलने लगा, अर्थात भारतीय जनता उबलने लगी, गुस्सा होने लगी। उबलना का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। जैसे आम बोलचाल में नहीं कहते ज्यादा उबलो मत, गुस्सा मत हो, उबलने लगी। अब अगर यह सीटी जो बनाई गई है, अगर इससे गैस ना निकले तो विस्फोट हो जाएगा, कुकर फट जाएगा। ऐसा होता भी कई बार। तो जो असंतोष फैल रहा है ब्रिटिश नीतियों की वजह से, अगर इस असंतोष को दूर करना है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा होल करना होगा कि जिससे गैस निकल जाए, इनका अर्थात गुस्सा शांत हो जाए, और ब्रिटिश जो अंपायर है वो बच जाए। ऐसी स्थिति में जो सीटी है, ये एओ ह्यूम और कांग्रेस है। ठीक, कांग्रेस का इस्तेमाल सुरक्षा वाल्व के रूप में यही किया गया, सुरक्षा वाल्व है। तो एओ ह्यूम और कांग्रेस सीटी है। और जो गैस निकली यहां से, वो क्या है? सुरक्षित रूप से निकलता असंतोष है, विस्फोट टल गया। अगर गैस ना निकली होती, विस्फोट हो जाता। तो कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के लिए ह्यूम ने इसलिए किया था कि जो असंतोष उबल रहा है, वो उबल एक राजनीतिक पार्टी बना देंगे, हम बेवकूफ बना देंगे भारतीयों को, और यहीं से गैस निकल जाएगी और हमारा जो है मामला सेट हो जाएगा, और कांग्रेस, ये जो ब्रिटिश अंपायर है, ये बचा रह जाएगा। इसी को सुरक्षा वाल्व अर्थात सुरक्षा वाल्व के रूप में ही कांग्रेस का इस्तेमाल किया गया। इस बात को याद रखिएगा। आप कितने सही ढंग से चीज को समझाया गया है, जिससे आप चीजें समझ सके। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था, इतिहास को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है। समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तड़ित चालक वाले को भी देख लेते हैं, इसको भी डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, ये भी याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, अपने आप समझ में आ जाएगा।
इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। तड़ित चालक क्या है कि जो बिजली चमकती है, गिरती, जो बिजली, जब बादल देखा होगा हमारे आजकल जब शहरों का निर्माण होने लगा है तो कई लोग नहीं गौर किए होंगे, गौर करिएगा। बड़े बड़े शहरों में जैसे बंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, या दुनिया के जितने बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। तो कभी कभी बिल्डिंग इतनी ऊंची हो जाती है कि जब बादल अगर मान लो आपस में टकराएंगे जब बादल, तो उससे बिजली गिरेगी। तो बिजली गिरेगी तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि तांबे की एक छड़ लगाई जाती है। तो हर बिल्डिंग के ऊपर देखा होगा आप, एक तांबे की छड़ दिखाई देती है। वो तांबे की छड़ होती है और जब बिजली गिरती है बिल्डिंग पर, तो तांबे की छड़ के माध्यम से वो बिजली कहाँ चली जाती है, जमीन के अंदर। क्योंकि उस तांबे की छड़ बिल्डिंग के ऊपर से लेकर के और उसको जो है जमीन तक लगाया जाता है। तो बिजली, जो बिजली गिरती है वो उसी में, याद रखिएगा, जो है क्या कहते हैं, तांबे के राड में होते हुए जमीन पहुंच जाती है और बिल्डिंग हमारी सुरक्षित रहती है। वो उसी को हम तड़ित चालक कहते हैं, याद रखिएगा। तांबे का इस्तेमाल होता है। कई बार क्वेश्चन फिजिक्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यहाँ पे क्या है, जो ये घर है, ये नवजात भारतीय राष्ट्रवाद है। जो भी बच्चा है, लोगों के मन में भी भारत के प्रेम की भावना पनप रही है, ये नवजात है, ये घर जो है। और जो ये बिजली गिर रही है, ये ब्रिटिश सरकार का दमन है। जो ब्रिटिश सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से शोषण और दमन करती है, वो बिजली है। और एओ ह्यूम का नेतृत्व क्या था, ये आपका जो रॉड लगाया गया तांबे वाला, यही आपका तड़ित चालक है, तांबा है। ये तांबे की जो रॉड लगाई गई है, यही कांग्रेस है। ठीक है, यही कांग्रेस है। जब बिजली गिरी तो तांबे के ऊपर गिरेगी। तो ह्यूम के नेतृत्व में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है, जो हमारा नवजात अभी राष्ट्रवाद पनप रहा है, वो नष्ट न होने पाए ब्रिटिश सरकार की दमन की नीतियों की वजह से, दमन की वजह से। तो याद रखना, कांग्रेस रूपी जो ये आपका तांबा लगा, वो तांबे की जो छड़ लगी है, इसी पे बिजली गिरेगी और बिजली सीधे कहाँ पहुंच जाएगी, दम जो है जमीन के अंदर चली जाएगी और दमन से सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए नवजात राष्ट्रवाद को बचाए रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सिद्धांत दिया, तड़ित चालक का दिया। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि तड़ित चालक क्या है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि जो है आपका सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं, सर ये हमें समझ में ही नहीं आया। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे समझ में आ जाएगा। इस पीडीएफ हमारे आपका एग्जाम वेब ऐप पे मिल जाएगा, इसको आप ले लीजिएगा। नहीं मिलेगा मैसेज करिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। भारतीयों ने क्या था, भारतीयों ने एक अंग्रेज ह्यूम को ढाल के रूप में आगे बढ़ाया। तो ढाल के रूप में अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया, ठीक है, ताकि शुरुआती दौर में ही ब्रिटिश सरकार इस संगठन को राजद्रोह मानकर कुचल न दे। इसीलिए भारतीयों ने एओ ह्यूम का इस्तेमाल एक तड़ित चालक के रूप में किया कि जब बिजली गिरे तो इन्हीं अंग्रेज के ऊपर गिरे, और इससे जो है जो दमन की सुरक्षा हो सके, और जो हमारा अभी नवजात राष्ट्रवाद है, अभी नवजात हमारी जो कांग्रेस की स्थापना की गई है, वो बचा रह जाए। इसीलिए ये किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। अगर कहा जाए, लिखा है कि अगर कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज के स्थान पर कोई भारतीय करता तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया गया होता। ये बात याद रखिएगा। तो कांग्रेस को कुचल दिया जाता, लेकिन ब्रिटिश एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना किया, इसीलिए इसको कुचलने में अंग्रेज थोड़ा हिचक रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि तड़ित चालक क्या है, और आप समझ गए सुरक्षा वाल्व क्या है। अब आप गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है, गलती ना होने पाए आप लोगों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदारवादी युग का अगर ब्लूप्रिंट देखा जाए 1885 से और 1905 का जो कार्यकाल है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण है, मैंने बताया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण है। पहला चरण 1885 से 1905 तक, द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक, और तृतीय चरण 1919 से लेकर के
और 1947 तक, ये 3 चरणों में हमें इतिहास पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। तो जो पहला चरण है 1885 से 1905 तक, इसे हम उदारवादी युग कहते हैं, अर्थात इस काल में उदारवादियों का ही प्रभाव था। उनके कुछ अपने तरीके थे जिनके माध्यम से वो ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात रखते थे। तो उदारवादी युग में क्या क्या होता था, इस चीज को यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। साधन क्या थे, उदारवादियों के साधन क्या थे? तो इनके टूल्स, साधन क्या थे? प्रतिवेदन, भाषण और लेख। संवैधानिक तरीका इनका था। ये संवैधानिक तरीके से प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से ये अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक। विश्वास क्या था? ब्रिटिश सरकार की न्याय प्रियता में इनको जो है पूर्ण विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी। लेकिन इनको बाद में इनको मालूम चला कि ब्रिटिश सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है, हमारे साथ अन्याय ही करती है। बाद में मालूम चला जब उग्रवादियों का प्रवेश कांग्रेस में हुआ और 1905 के बाद इन लोगों की आंख खुली। लक्ष्य क्या था? संवैधानिक सुधार करना और प्रशासन में हिस्सेदारी पाना, अर्थात प्रशासन जो चल रहा है उसमें भारतीयों की नियुक्ति की जाए और संवैधानिक सुधार किया जाए। जैसे हम मांग कर रहे हैं कि विधानसभा में विधान परिषद का विस्तार किया जाए, तो ये संवैधानिक सुधार किया जाए, भारतीयों को नियुक्त किया जाए, भारतीयों को पद दिया जाए। यही सब इनका काम था। देश की आजादी, पूर्ण स्वराज ये सब उद्देश्य था ही नहीं 1905 तक। 1905 के बाद ये सब उद्देश्य आए, वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। इन्हें हम नरमपंथी कहते हैं। उदारवादियों को नरमपंथी कहा जाता है क्योंकि विचारों से नरम थे। नरमपंथी मतलब ये मत सोचिए नरम मतलब बहुत मुलायम थे, रुई की तरह, रुई फा की तरह, ऐसा नहीं थे, रुई की तरह नहीं थे, विचारों से नरम थे। और जो विचारों से उग्र थे उन्हें उग्रवादी कहा गया, गर्मपंथी कहा गया। गर्म का मत समझिए कि गर्म मतलब कुछ चिमटा उमटा लेके चलते थे, छुआ देंगे किसी को, ऐसा नहीं। वो विचारों से उग्र थे, लेकिन वो भी हिंसा में विश्वास कम करते थे। ऐसा नहीं कि वो हिंसा में विश्वास करते थे, उग्र थे। वो चाहते थे कि हम बात आजादी की करें, हम बात सुधार की ना करें। ठीक। जो नरमपंथी वास्तुकार थे, इनमें दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, तेलंग, ये सब जो है उदारवादी लोग थे। और इनका एक ही उद्देश्य था कि हमें, इनका साधन यही था, प्रतिवेदन के माध्यम से। विश्वास था ब्रिटिश सरकार में और लक्ष्य था सुधार करना और प्रशासन में हिस्सेदारी को बनाए रखना। इनको कुछ सफलता भी मिली, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं पाए, लेकिन सफलता आंशिक पाए। क्या पाए? 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और परीक्षा एक साथ कराने पर सहमति व्यक्त की गई, क्योंकि इनका उद्देश्य यही था प्रशासन में हिस्सेदारी करना। इसीलिए लोक सेवा आयोग की स्थापना 1886 में की गई और परीक्षा एक साथ कराने पर सहमति हुई कि परीक्षा भारत में भी होगी और इंग्लैंड में भी होगी। इन परीक्षा हुई नहीं, केवल अभी सहमति बनी है। परीक्षा 1926 में हुई पहली बार, और पहली बार सेंटर इलाहाबाद को बनाया गया था, आगे बताऊंगा। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेलवाई आयोग की स्थापना की गई, इन्हीं की डिमांड पर कि जो भारत के पैसे से व्यय हो रहा है उसके लिए यह काम किया जाए। और 1892 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया इन लोगों के बहुत जोर देने पर। तो याद रखिएगा, इसी अधिनियम द्वारा विधान परिषद में संख्या बढ़ा दी गई, सदस्यों की संख्या कुछ बढ़ा दी गई, ज्यादा नहीं बढ़ाई गई, कुछ बढ़ा दी गई। बस कुछ आंशिक सफलता इन लोगों को मिली उस दौरान, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता, गलती आप लोगों से ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना जब हो जाने के बाद याद रखिएगा, एक और याद रखिएगा, उसमें रणनीतिक विस्तार किया गया। जो कांग्रेस की नीतियां थी उनका रणनीतिक विस्तार किया गया। और लंदन में क्या हुआ, लंदन आउटपोस्ट की शुरुआत हुई 1889 में। 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, लंदन में की गई। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में किया गया था कि जो कांग्रेस के उद्देश्य है, जो उनकी डिमांड है, जो उनकी शुरुआती मांग है, उसको याद रखिएगा, हमें लंदन तक भी पहुंचाना है और वहां की जनता को भी बताना है। इसी उद्देश्य को लेकर के लंदन में मुख्य रणनीतिकार कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये संस्थापक थे किसके? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के।
विलियम डिग्बी और आपका बेडनबर्ग, ये सचिव और अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। सचिव कौन थे? डिग्बी थे, और बेडनबर्ग, याद रखना, ये अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। कब रहे हैं अभी बताता हूं मैं आपको, याद रखिएगा। मुख्य पत्र क्या था? इंडिया नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, और उसी के माध्यम से, याद रखना, जो ब्रिटिश सरकार भारत में शोषणकारी नीति अपना रही थी, दमन कर रही थी, सुधार नहीं कर रही थी, उसी की बात लंदन तक पहुंचा जा सके। चार्ल्स बेडला क्या है? याद रखना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, जो 1889 के बंबई अधिवेशन में उपस्थित थे। ये बंबई अधिवेशन में आए थे। भारतीय मामलों में गहरी रुचि के कारण इन्हें ब्रिटिश संसद में भारत के लिए सदस्य कहा जाने लगा था। ये जब ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और ब्रिटिश संसद में भारत के हितों की बात करते थे, भारत में शोषणकारी हितों पर आवाज उठाते थे, इसीलिए वहां के लंदन में लोग इनको क्या कहने लगे, जो है ब्रिटिश संसद में इनको लोग क्या कहते थे, वहां के लोग क्या कहते थे, भारत के लिए सदस्य। ये भारत के लिए इनको मेंबर बनाया गया है। ये हमेशा भारत की ही बात करते हैं, भारत के हितों की ही बात करते हैं, भारत में सुधारों की ही बात करते हैं। उन्होंने सुधारों का प्रारूप ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत भी किया था, ये बात याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स आपका बेटला क्या है, इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, कैसे रखा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जानना हमें जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आलोचनाओं का अगर कहा जाए तो जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो कांग्रेस की अलग अलग लोगों ने इसकी आलोचना भी किया, और कांग्रेस के लिए कुछ अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल किया। जब कांग्रेस में उदारवादी अपने प्रारूप के माध्यम से, प्रतिरूप के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जब सुधारों की बात करते थे, उसी समय बहुत सारे जो युवा कांग्रेस में शामिल हुए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर जो लोग मंच पर क्यों सुधारों की बात कर रहे हैं, वो स्वराज की बात क्यों नहीं करते, वो स्वदेशी की बात क्यों नहीं करते हैं। और स्वदेशी स्वराज की बात करने से उदारवादी डरते थे। उनको ये डर था कि कहीं कांग्रेस को बंद ना कर दिया जाए, कांग्रेस को समाप्त ना कर दिया जाए। तो उनकी अपनी मजबूरी थी, और ये युवा थे, गर्म खून था, इनकी अपनी मजबूरी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में याद रखना, अलग अलग लोगों ने क्या कहा उसको देखना। कुछ अंग्रेजों ने क्या कहा, जैसे लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है अलग अलग एग्जामों में, याद रखिएगा। तो सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लॉर्ड डफरिन, ये कहा था कांग्रेस के लिए, याद रखिएगा। एलिंग द्वितीय ने क्या कहा कि यह राजद्रोही संस्था है और नेता संदिग्ध चरित्र के हैं। जो इसके नेता है वो संदिग्ध चरित्र के हैं, कोई चरित्र नहीं है। और याद रखना, ये राजद्रोही संस्था है कांग्रेस को किसने कहा था? तो एलिंगन द्वितीय ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ, सावन के महीने में मेढक एक बार निकलता है, टर टर करता है, और फिर साल भर के लिए गायब हो जाता है। इस समय आप मेढक कब देखेंगे? जब बरसात का मौसम आता है तभी। उसी तरह से ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि साल में हम एक बार मिलते हैं किसी शहर में, एक अधिवेशन में, खास महीने में, और मंच पर 2-4 बार मेढक की तरह टर टर करते हैं और फिर साल भर के लिए गायब हो जाते हैं। तो इससे हमें स्वराज नहीं मिलेगा, हमें हमारा देश आजाद नहीं होगा। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना यह था कि हमें एक बार नहीं मिलना है, हमें हर महीने मिलना चाहिए। लेकिन मजबूरी थी कांग्रेस के सामने, इतना बजट नहीं था कांग्रेस के पास कि वो हर साल हर महीने अधिवेशन कर सके। लेकिन इनका भी पक्ष देखा जाए तो सही है, उनका भी पक्ष सही था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि कांग्रेस के बारे में ये लाइन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अरविंद घोष ने क्या कहा था? बुलबुलों के साथ खेलना, कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। ये लाइन किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है। याद रखना, इसके बाद जो है देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, यह गंदी चीज और देशद्रोही संगठन है। ये 2 लाइन कांग्रेस की, 2 लाइन इन्होंने कहा था। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, और मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए
इसके मृत्यु में अपना योगदान दे सकूं, और दूसरा इन्होंने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा था। ये बात याद रखिएगा, कर्जन ने, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा, इसे याचना संस्था कहा, कि कांग्रेस केवल याचना करती है, रण नहीं करती, याचना करने वाली संस्था केवल है। अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिनों का तमाशा कहा, जिसे हमारे यहाँ गांव में नाटक होता है, नौटंकी होती है, उत्तर प्रदेश बिहार में नाटक नौटंकी कहते हैं, महाराष्ट्र में उसी को तमाशा कहते हैं। तो इनका कहना यह था कि कांग्रेस के लोग 3 दिन आते हैं, अधिवेशन करते हैं, मंच पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, तमाशा करते हैं, नाटक करते हैं और चले जाते हैं। तो कांग्रेस ने, ये अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा कहा था। ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखना कि कौन कौन क्या कहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम विरोधाभासों से जन्मा एक राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो 1885 में कांग्रेस की एक स्थापना की गई कहा जाए, और स्वतंत्रता संग्राम धीरे धीरे खड़ा होना था इसी पे, उसी चीज को सिंबल समझाया गया है। अस्तित्व का विरोधाभास क्या था, चाहे इसका उद्गम ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा सेल्फी बार, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ हो, या भारतीय राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए हुआ हो तड़ी चालक के रूप में, कांग्रेस ने एक अखिल भारतीय रणनीतिक चेतना का मंच तैयार किया। इससे कोई जो है रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस ने एक राजनीतिक चेतना पैदा कर दी, लोगों के मन में, चौराहों पर लोग बैठ के अब अंग्रेजों के बारे में बोलना शुरू कर दिए थे, और अंग्रेजों की नीतियों के बारे में बोलना शुरू कर दिए थे। ये कांग्रेस की ही देन थी, याद रखना है। चरणबद्ध विकास किया जाए, विकास देखा जाए, तो जो संस्था 72 प्रतिनिधियों से और विनम्र निवेदकों से शुरू हुई थी, उसने 1892 के परिषद अधिनियम जैसी प्रारंभिक जीत भी हासिल की थी, याद रखिएगा। जिसके तरीके प्रार्थना पत्र था, जिसके तरीके या विनम्र निवेदन था, उसने भी कुछ सुधार किया है, कुछ अचीव किया है, हम नकार नहीं सकते हैं। भविष्य की नींव की बात करते हैं, तो 1885 से 1905 के उदारवादी युग ने उस वैचारिक नींव का निर्माण किया, जिस पर बाद में उग्र राष्ट्रवाद और जन आंदोलन की विशाल इमारत खड़ी हुई। मैंने कल भी बताया था क्लास में, और आज ही बता रहा हूं कि कोई चीज अचानक नहीं होता है। हमें जब कर्मिक रूप से कोई सीखते हैं, तब हमें चीजें मिलती हैं। तो अचानक देश आजाद नहीं हो सकता है। उस समय वो ऐसी परिस्थितियां थी कि कांग्रेस को विनम्र निवेदन का ही तरीका अपनाना पड़ा, क्योंकि अपने अस्तित्व का, पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखना था। नहीं पार्टी बैन न हो जाए, पार्टी देशद्रोही संगठन न घोषित कर दी जाए, और दूसरी तरफ जन आंदोलन को बढ़ाना था। तो जो जन आंदोलन गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, जहां करोड़ों करोड़ों लोग, अरबों, क्या कहते हैं, लाखों लाखों लोग इकट्ठा होने लगे आंदोलन में, वो एक दिन का परिणाम नहीं रहा है, वो कांग्रेस की शुरुआती ही परिणाम था। धीरे धीरे करके ही सही उसने जो जन आंदोलन खड़ा किया, जो वृक्ष स्वतंत्रता संग्राम का खड़ा हुआ, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसको हमें याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी हैं, क्या कहते हैं, रेगिनेल्ड कोमलैंड, भारतीय राष्ट्रवाद की ब्रिटिश राज का शिशु था। एक ऐसा शिशु जो अंततः अपने साम्राज्यवादी ढांचे से बहुत बड़ा हो गया। ये लाइन उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद जो था वो ब्रिटिश राज का एक शिशु था, जो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद था एक बच्चा था। लेकिन ये ऐसा शिशु जो अंत तक जाते जाते साम्राज्यवादी ढांचे से बहुत बड़ा हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों से बहुत बड़ा हो गया, और इसने अंततः देश को आजाद कराने में अपना योगदान देता है। ये लाइन कोपलैंड ने कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको हमें याद रखना है। तो शुरुआती में कांग्रेस ने जो अचीव किया मैंने बता दिया है। कांग्रेस की स्थापना कैसे की गई, कैसे, कौन कौन से, किन लोगों ने क्या क्या इसके बारे में कहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से कहां कहां हुए हैं, उनकी क्या अपनी विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना होने पाए। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी एक ऐतिहासिक यात्रा पे चलते हैं, 1885 से 1947 तक इसके जो कौन कौन से प्रमुख अधिवेशन हुए हैं, उनके वैचारिक विकास, उनका नेतृत्व किसने किया है, इसको हम एक देख लेते हैं कि किस अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। इसके एक एक फैक्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे, और इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना से, तो गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं, अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना का उदय होता है 1885 में। ध्यान देना, 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो उसका अधिवेशन बंबई में होता है। तो याद है ना, कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन था वो बंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना और यहीं पर इसका अधिवेशन किया गया। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे, देश भर से वकीलों और पत्रकारों का एक समूह था, मैंने बता ही दिया था। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नींव किसने रखा, तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी नींव रखा था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नामकरण कर दिया गया। जो संघ नाम था वो कांग्रेस कर दिया गया, मैंने इसको बता दिया था। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, ये उसका महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखना। उद्देश्य क्या था, देशवासियों के बीच मित्रता बढ़ाना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, ये पहला उद्देश्य था। इसके चार कौन कौन सी मांगे थी सब पहले ही बता दिया है, तो याद रखना ये पहला अधिवेशन की कहानी है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक विस्तार होता है और पहले 5 वर्षों में संपूर्ण भारत का जो प्रतिनिधित्व हुआ है इसको देख लेते हैं। तो शुरुआत में कांग्रेस के जो 5 अधिवेशन हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कौन अध्यक्ष था, डिटेल में देखते हैं। क्योंकि शुरू के 5 अधिवेशन मिलान करने को आजकल आने लगे हैं। एक तरफ अधिवेशन के शहर दे सकते हैं या एक तरफ अध्यक्ष दे सकते हैं और उनको मिलान करने को आता है। तो कांग्रेस के शुरुआती 5 अगर अधिवेशन को देखा जाए तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था 1885 में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी और 72 प्रतिनिधि शामिल थे। यहीं से यात्रा शुरू हुई कांग्रेस की। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था ये 1886 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और 436 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। तो 72 से संख्या बढ़ के 436 हो जाती है। तो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का 1886 में। फिर कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में, मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। 607 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण की अनुमति दी गई। अब क्षेत्रीय भाषा में नेता भाषण दे सकते हैं, ये अनुमति दे दी गई। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा आगे, और आपको डिटेल बताता हूं मैं। ये आपका तो कौन सा हो गया, तीसरा। कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था वो 1888 इलाहाबाद में हुआ, याद रखिएगा। अब यहीं पर जॉर्ज यूल को बना दिया गया कांग्रेस का अध्यक्ष। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष इनको जानबूझ के बनाया गया क्योंकि 3 अधिवेशनों में ये लगातार अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर चुके थे, इसीलिए चौथा अधिवेशन नहीं होने देने का निर्णय लिया गया था। इसीलिए कांग्रेसियों ने मिल करके एक अंग्रेज को अध्यक्ष बना दिया, जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल याद रखना, ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष है, इनको याद रखेगा। इनको इलाहाबाद में बनाया गया था 1888 में। इसमें 1248 प्रतिनिधि शामिल हुए। कड़े सरकारी विरोध के बावजूद सफल रहा। इस पर रोक लगाने की बात कही थी लेकिन फिर भी ये सफल रहा। इसीलिए जानबूझ के जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया था, बचाए रखने के लिए अधिवेशन को कराए रखा जाए, जिससे एक अंग्रेज को गिरफ्तार न करने पाए। इस आधार पर उन्होंने ये पहला अधिवेशन, इस अधिवेशन में एक अंग्रेज को अध्यक्ष बनाए रखा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा जो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है, याद रखिएगा। तो 5वां अधिवेशन फिर बंबई में होता है 1800 याद रखना 89 में बंबई में। सर विलियम बेडनबर्ग पहली बार 10 महिलाओं के ने भाग लिया था। कुल 1889 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो आप देखेंगे लगातार प्रतिनिधियों की संख्या, शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। 1889 में बॉम्बे में जब अधिवेशन हुआ, याद रखिएगा, तो बेंडनबर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो याद रखना ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। और इन्होंने भी सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को इन्होंने भी दिया था लाला लाजपत राय के साथ मिल करके, याद रखिएगा। और पहली बार 10 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बंबई अधिवेशन की, ये अपनी विशेषता है। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद और 5वां बंबई में हुआ है। पहले के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे के लाला भाई नौरोजी, तीसरे के बदरुद्दीन तैयब, चौथे के जॉर्ज यूल और 5वें के बेडनबर्ग थे। याद रखना 85, 86, 87, 88 और 89 ये अधिवेशन हुए हैं। इनके क्रम बार बार पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, इनको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विविधता का मंच कांग्रेस के ऐतिहासिक प्रथम, अगर देखा जाए तो कांग्रेस में क्या प्रथम था, कभी कभी अधिवेशन से पूछ देते हैं। जैसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब 1887 के
मद्रास अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। संदेश क्या था? कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय संस्था है, इसीलिए याद रखिएगा कई लोगों ने आरोप लगाया, जैसे सर सैयद अहमद खान जैसे नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन नहीं, कांग्रेस सबकी पार्टी थी, याद रखिएगा। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में 100 बार से ज्यादा आ चुका है, याद रखिएगा। और कब अध्यक्ष थे? 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। दूसरा कहा जाए तो प्रथम यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे और दूसरे विटेनबर्ग थे। जॉर्ज यूल अध्यक्षता 1888 में इलाहाबाद में किए थे, ये भी याद रखिएगा। इसके आगे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा, ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, ये पहली महिला अध्यक्ष है, याद रखिएगा। होम रूल लीग का इन्होंने का प्रभाव था और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो एनी बेसेंट याद रखिएगा ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? याद रखना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बढ़ावा इन्होंने दिया था, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? ये सब फैक्ट के रूप में इनको हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे बढ़ के हमें यह भी याद रखना है कि कब अध्यक्ष रहे हैं। 17 में, ये 1917 में, 1887 में, 1888 में और 1925 में, और कहाँ कहाँ अध्यक्ष रहे हैं ये भी याद रखना, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद और कानपुर में। तो ये भी याद रखना, सारे फैक्ट हमें याद रखना जरूरी है। तो एक साथ इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कांग्रेस में महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये सब चीजें पूछा जाता है। तो नारी शक्ति का उदय की अगर बात कांग्रेस में हम करें तो 8 वर्षों के अंतराल पर 3 महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और 1947 तक केवल 3 महिला ही अध्यक्ष रही हैं अलग अलग अधिवेशनों में। जैसे अगर कहा जाए तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, इन्होंने अध्यक्षता किया था। महिलाओं की राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी का इन्होंने आरंभ किया था। तो 1916 में इन्होंने होम रूल लीग चलाया और 17 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और इसके 8 वर्ष के बाद, अब देखो याद करना कितना आसान हो जाएगा कि इसके 8 वर्ष के बाद 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और सरोजिनी नायडू प्रथम बनने वाली अध्यक्ष थी, जो भारतीय महिला थी। तो अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये प्रथम महिला और ये प्रथम भारतीय महिला। फिर 8 वर्षों के बाद, आप ट्रिक समझ सकते हैं, 8 वर्षों के बाद 1833 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ और नेली सेनगुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई। ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष रही हैं, ये बात याद रखिएगा। 8 वर्षों के अंतराल पर रही हैं, तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता में, 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू और 1933 में कलकत्ता में नेली सेनगुप्ता। ये 3 महिला अध्यक्ष रही हैं, कांग्रेस की रही हैं, अलग अलग अधिवेशनों में रही हैं। इनको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 8 वर्षों के अंतराल पर रही हैं, तो ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है। कांग्रेस में कुछ विदेशी अंग्रेज अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो विदेशी मूल के जो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस में, अगर देखा जाए तो कुल विदेशी अध्यक्ष अगर देखा जाए तो कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के और कब कब रहे हैं और कहां कहां रहे हैं, इस टेबल के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो कब किया था, कहां किया था, याद रखिएगा। और ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। इसके बाद सर विलियम विडेनबर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, 2 बार बनाए गए थे। एक बार 1889 के बंबई अधिवेशन में और एक बार 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में। तो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष याद रखना कौन थे? सर विलियम विडेनबर्ग थे। एक दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये क्या कहते हैं, ये संस्थापक एओ ह्यूम के
जीवनी कार भी थे और 2 बार अध्यक्षता इन्होंने कांग्रेस की है। एक बार कब किया है, 1889 के बंबई में और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में, याद रखिएगा। अल्फ्रेड ब्रेव ये 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष मद्रास में थे, ये भी याद रखिएगा। और आपका एनी बेसेंट, ये भी याद रखना, आयरलैंड की रहने वाली थी, ये भी विदेशी थी। और याद रखना 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था और ये प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है। तो याद रखना ये सब कौन है, ये सब विदेशी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे अलग अलग समय में रहे हैं, अलग अलग स्थान पे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों में कुछ ऐसे अधिवेशन हुए जो किसी खास मकसद के लिए जाने जाते हैं। तो राष्ट्र, अगर सांस्कृतिक चेतना का स्वर कहा जाए तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की जो गूंज होती है वो कांग्रेस के अधिवेशन से ही शुरू होती है। याद रखना राष्ट्रगीत की शुरुआत 1896 में याद रखना कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला एम सयानी इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया 1896 के अधिवेशन में कलकत्ता। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रभाव क्या पड़ा, स्वदेशी आंदोलन और आजादी की लड़ाई का मुख्य नारा बन गया कौन, वंदे मातरम। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जाता है। और दूसरा, राष्ट्रगान की बात करते हैं तो 1911 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान भी गाया गया, जनगण मन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्यों है, याद कैसे करना है। तो चाहे राष्ट्रगीत हो, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, राष्ट्रगान हो, ये भी कलकत्ता अधिवेशन। एक 1896 में तो एक 1911 में गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला एम सयानी थे। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बिशन नारायण धर थे, याद रखिएगा। ऐतिहासिक घटना कहा जाए तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार गाया गया था। और अगर प्रभाव देखा जाए तो देशवासियों के भीतर सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता को मजबूत करना ये उद्देश्य था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैचारिक टकराव और अगर पुनर्मिलन कहा जाए तो सूरत से लखनऊ तक, इसको हम एक तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस में केवल पहले उदारवादियों का ही प्रभाव था और उदारवादियों का प्रभाव था। लेकिन धीरे धीरे जब युवा वर्ग शामिल होने लगा कांग्रेस में, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से, तो वो उदारवादियों के चरित्र और उनके कार्य करने की प्रणाली से बड़ा नफरत करने लगा। वो चाहता था कि प्रार्थना पत्रों के माध्यम के स्थान पर हड़ताल किया जाए, आंदोलन किया जाए और राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी को, स्वराज को, बहिष्कार को, इन सबको शामिल किया जाए। इसी को लेकर के कांग्रेस में वैचारिक मतभेद की शुरुआत होती है। तो मतभेद की शुरुआत 1905 अधिवेशन से शुरू होती है। 6 में कलकत्ता अधिवेशन में विवाद और बढ़ जाता है और 7 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है, उसे हम सूरत अधिवेशन कहते हैं। यहीं पर सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। लेकिन जब सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने किया था। घटना क्या है, कार्य प्रणाली पर विवाद के कारण कांग्रेस 2 वर्गों, नरम दल और गरम दल में बट गया। तो कांग्रेस में जो नरम दल, गरम दल आया, ये कब बट गया था, तो याद रखिए, ये आपका जो है क्या कहते हैं, सूरत अधिवेशन में बट गया। एक रास्ता हो गया नरम दल का और एक रास्ता हो गया आपका गरम दल का। ये दोनों अपना अलग अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिए। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। और इस इधर जो है आपका जो है दादा भाई नौरोजी या जो है गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, ये लोग थे। आगे चल करके याद रखना 1916 में ये लोग दोबारा आपस में आकर के मिल जाते हैं। लखनऊ समझौता, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, याद रखिएगा। अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट हुआ था
मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने लखनऊ समझौता किया और कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग एक साथ लड़ेंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो तुर्की के जो तुर्की के सुल्तान थे वो पूरे इस्लाम जगत के खलीफा भी थे। खलीफा को पद से हटा दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तुर्की के को जो है विभाजित करने की बात शुरू हुई। तब उस समय भारत के मुसलमान के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए, तो भारत के मुसलमान भी नाराज हो गए और जो मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार का समर्थन करती थी वो अचानक विरोधी बन जाती है और कांग्रेस के साथ मिल करके राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाती है। तो 1916 में दोनों लोग एक साथ हो जाते हैं, लखनऊ समझौता होता, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में एक साथ साथ होता है। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। लेकिन इसी अधिवेशन का एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो नरम दल और गरम दल का रास्ता सूरत में अलग हो गया था वो जा करके लखनऊ में क्या हो गया? एक हो गया। तो याद है ना घटना क्या हुई कि नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। पृथक निर्वाचन व्यवस्था को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया जो मुसलमानों को 1909 में दिया गया था, तब से विरोध कर रहे थे, बाद में स्वीकार कर लिया। तो ये बात याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना जरूरी है। ये भी दो अधिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज से पूर्ण स्वराज की ओर कैसे बढ़ते हैं, कांग्रेस में कैसे बढ़े? जब कांग्रेस की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब की गई तो 1905 तक इस चरण को हम क्या कहते हैं? उदारवादी चरण कहते हैं। तो उदारवादी जब चरण था तो उदारवादी चरण में जो नेता थे वो केवल सुधारों की बात करते थे। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। ये लोग अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों के माध्यम से करते थे, हड़ताल, स्वराज, स्वदेशी की बात ही नहीं करते थे। लेकिन 5 के बाद अचानक घटनाक्रम बदल जाता है और बंगाल विभाजन के बाद से ही राष्ट्रवाद और उग्रवाद तेजी से बढ़ने लगता है। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है और वहां पर अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस 1905 अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन का विरोध और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसी अधिवेशन में किया गया। याचिकाओं से विरोध की ओर कदम बढ़ने लगा। यहां पर जो उग्रवादी लोग थे वो बनारस अधिवेशन में चाहते थे कि अध्यक्ष हमारा कोई बने, लेकिन कोई बना नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले बन गए। यहीं पर स्वराज स्वदेशी की पहली बार बात की गई और कहा गया कि समर्थन किया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद जो उग्रवादी नेता थे लाल बाल पाल, वो चाहते थे कि जब अगला अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में होगा तो अध्यक्ष हम में से कोई बनेगा। लेकिन वहां 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो पहली बार आधिकारिक तौर पर यहीं पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, सेल्फ गवर्नमेंट का प्रयोग किया गया। पहली बार स्वराज शब्द के प्रस्ताव को पास किया गया। अब कांग्रेस का जो लक्ष्य हो गया, तो कांग्रेस का लक्ष्य 1905 से और 1929 तक कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति था। कांग्रेस का लक्ष्य यहीं से बदल जाता है। यहां सुधारवादी लक्ष्य था, अब लक्ष्य था स्वराज्य प्राप्त करना है, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो इस पीरियड को याद रखिएगा, स्वराज का लक्ष्य कब से कब तक था? तो 5 से लेकर के कहा जाए तो 1929 तक, 5 क्या इसको हम 6 कह सकते हैं, 6 से लेकर के 1929 तक के समय को स्वराज के लक्ष्य के साथ कांग्रेस अधिवेशन शुरू हुआ, कार्य प्रणाली शुरू हुई, काम करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया। याद रखिएगा, लेकिन एक बात यहाँ ये भी याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे हैं। एक बार याद रखिएगा, मैं ही बता देता हूं जिससे आपको ये याद रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार ये याद रखना 1886 में ये कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। दूसरी बार 1893 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वहां अध्यक्ष थे। और तीसरी बार ये 1906 में हुआ था कलकत्ता में। तो 2 बार कलकत्ता, एक बार लाहौर में कांग्रेस के अध्यक्ष 86, 93 और 2000 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी, ये भी याद रखिएगा। और स्वराज का लक्ष्य रखा गया। अब कांग्रेस यहां से लेकर के और 1929 तक स्वराज की लड़ाई के साथ आगे बढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ कांग्रेस ने
अपने लक्ष्य को अपडेट कर दिया। अब स्वराज से लक्ष्य क्या हो गया? पूर्ण स्वराज्य हो गया। क्या हो गया? पूर्ण स्वराज लक्ष्य हो गया। अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य कब रखा गया? 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पूरे भारत में। और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस मनाती थी, ये बात याद रखिएगा। तो ये 26 जनवरी कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, उसी ऐतिहासिकता के महत्व को बनाए रखने के लिए, और हमारा देश गणतंत्र बन गया उसी समय से, ये बात याद रखिएगा। तो कांग्रेस ने समय के साथ अपने लक्ष्य को अपडेट करते गई। जैसे आजकल मोबाइल अपडेट होता है, आजकल बहुत सारे ऐप अपडेट होते हैं, हम अपने विचारों को अपडेट करते रहते हैं। तो कांग्रेस ने भी अपने लक्ष्य को समय के साथ अपडेट किया है। हम भी अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को अपडेट करते रहते हैं, नए लक्ष्य को जोड़ते हैं, कुछ लक्ष्य को हटाते हैं। तो उसी के साथ कांग्रेस ने भी ये काम किया। तो कब कब कौन कौन से लक्ष्य थे, ये भी याद रखना। एक चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास यही है कि चीजें आपको याद रहें, ठीक आपके दिमाग में चीजें बैठना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। युग परिवर्तन, महात्मा और लौह पुरुष के अधिवेशन हुए, अर्थात महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन केवल एक बार बनाए गए, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। लेकिन ये भी याद रखना, कांग्रेस के अधिवेशन का एक प्रस्ताव और गांधी जी के पास आया था। लाहौर 1929 का अधिवेशन का अध्यक्ष गांधी जी को ही बनाना था, लेकिन गांधी जी के कहने पर उसका अधिवेशन का अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया। याद रखिएगा, पूरे इतिहास में एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। खादी को बढ़ावा देना और छुआछूत मिटाने पर इन्होंने जोर दिया था। नोट, गांधी जी पहली बार 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे ताकि दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का मुद्दा उठा सके। ये नस्लीय भेदभाव का मुद्दा जो दक्षिण अफ्रीका में था, उसी मुद्दा को उठाने के लिए कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गांधी शामिल हुए थे। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। तो वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष 1931 में कराची अधिवेशन में थे। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी गए थे कराची और महात्मा गांधी के ऊपर बम फेंका गया, लेकिन महात्मा गांधी बच गए। तब महात्मा गांधी ने इसी अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये बात याद रखिएगा। मुख्य कार्य क्या था कि आजाद भारत के लिए मौलिक अधिकारों की मांग पहली बार कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में ही किया था, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का ऐतिहासिक प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पास किया गया था और गांधी इरविन समझौते का समर्थन भी इसी अधिवेशन में किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया था और द्वितीय गोल में सम्मेलन में गए थे। तो गांधी इरविन समझौते का समर्थन भी इसी अधिवेशन में किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र और वैचारिक जो है टकराव, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब थे? त्रिपुरा संकट कब होता है, इसको याद रखना है। याद रखना, कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1838 में हरिपुरा गुजरात है, हरिपुरा गुजरात में है, वहीं पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। यहीं पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, यहीं पर। और याद रखना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस और उसमें नेहरू शामिल थे, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय योजना जो समिति बनाई गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह हरिपुरा 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। यह हरिपुरा गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस पहली बार यहीं पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जब कांग्रेस का 38 में हो गया तो कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में होना था। और त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ये कहां पर है? जबलपुर में है।
जबलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, यहां पर हुआ भी। यहां पर अध्यक्ष पद के चुनाव में बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए दो व्यक्ति खड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस और आपका पट्टाभी सीतारामैया, और पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन गांधी ने किया। लेकिन चुनाव जीता को सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तो गांधी ने इसी समय कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक, ये हार गए। इसके बाद क्या हुआ कि टकराव इसी में हुआ, जिसको त्रिपुरी संकट कहा जाता है। टकराव क्या हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए त्रिपुरी में, तो इन्होंने बहुत सारी समितियों की स्थापना होती थी। अलग समितियों की स्थापना करने के लिए जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मदद मांगी कि आप कुछ नाम सुझाइए कि किसको हम किसका अध्यक्ष बनाएं, तो सुभाष चंद्र ये क्या कहते हैं, गांधी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका जो मन है वो करिए, और गांधी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए और इन्होंने क्या किया, परिणाम क्या निकला कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया और कांग्रेस भी छोड़ दिया और एक नई पार्टी बनाया। याद रखना, इसी को त्रिपुरी संकट कहा गया, क्योंकि इन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, और जब ये अध्यक्ष पद छोड़ दिए गए तो उनके स्थान पर अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब त्रिपुरी संकट हुआ 1939 में और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद छोड़ दिया, तो अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो लिखा है, परिणाम क्या निकला कि गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण बोस का इस्तीफा हो गया। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1 मई 1939 को इन्होंने एक नई पार्टी बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया त्रिपुरी का। याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन का याद रखिएगा। तो इनके जब इस्तीफा दे दिया तो उसके स्थान पर ये याद रखना, राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष बने हैं, गलती मत करिएगा। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशनों में एक पॉइंट और जुड़ता है कि कांग्रेस के कुछ विशेष अधिवेशन हुए हैं। तो विशेष अधिवेशन कब हुए हैं, कहां हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हर साल होते थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ विशेष अधिवेशन हुए हैं अगर इनको कहा जाए तो। याद रखना, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ। उसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम को बनाया गया। सैयद हसन इमाम कांग्रेस के पहले विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहला विशेष अधिवेशन 1918 में बॉम्बे में बुलाया गया। कारण क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का विरोध करना था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में आने वाला था, इसका विरोध करना था। परिणाम क्या निकला, सुधारों को निराशाजनक करार दिया गया और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। यहीं पर कुछ लोग जो समर्थन करना चाहते थे, कुछ विरोध करना चाहते थे, वहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन, विशेष अधिवेशन होता है, वो सितंबर 1920 में होता है कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कारण क्या था, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। परिणाम क्या निकला कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। तो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव है, दो जगह पारित किया गया था, एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में और एक नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में पास किया गया था। दोनों जगह पास किया गया था। याद रखना, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पहली बार यहीं पास किया गया था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और गरम दल से अध्यक्ष यही थे, लेकिन विशेष अधिवेशन के, वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कभी गरम दल से कोई था ही नहीं। और तीसरा याद रखना, तीसरा जो विशेष अधिवेशन होता है वो सितंबर 1923 में दिल्ली में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। और कारण क्या था, स्वराज पार्टी और विभाजन का खतरा था। जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, जो विभाजन होने का खतरा था, इसको लेकर के बात करनी थी। परिणाम क्या निकला कि स्वराज पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई और आजाद जो है 35 वर्ष के उस समय थे, सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है, मौलाना आजाद को, याद रखिएगा। तो कांग्रेस के जो तीनों अधिवेशन हुए हैं वो विशेष अधिवेशन कब कब हुए हैं, एक 1918 में, एक 1920 में, एक 1923 में। एक आपका बंबई में, एक कलकत्ता में, एक आपका दिल्ली में, और तीनों के अध्यक्ष अलग अलग हैं। एक के अध्यक्ष कौन है, तो पहले के सैयद हसन इमाम है
दूसरे के लाला लाजपत राय हैं और तीसरे के मौलाना अबुल कलाम आजाद है। यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे वो दिसंबर में होते थे, लेकिन ये सारे जो विशेष अधिवेशन हुए हैं ये अलग महीने में हुए हैं। देखो जैसे ये अगस्त में, ये सितंबर में और ये सितंबर में। तो किसी विशेष विषय पर अगर बात करनी होती थी, बैठक करके निर्णय लेना होता था, तब विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो तीनों विशेष अधिवेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जन आंदोलन का विस्तार हुआ, पढ़े लिखों से गांवों तक पहुंच गया। तो कांग्रेस जो आंदोलन शुरू किया था, जो मध्यम वर्ग पढ़े लिखे वर्ग से था, जिसमें पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे, वो आज गांवों तक पहुंच गया। तो कांग्रेस में जो संरचनात्मक बदलाव होता है उसको देख लेते हैं। तो याद रखना 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होता है और उसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी को बनाया गया था। याद रखना कांग्रेस अब एक व्यापक जन आंदोलन बनी। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर कांग्रेस ने अलग अलग प्रांतों में प्रांतीय समिति बनाया। तमिलनाडु में तमिल भाषा में, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा में, बंगाल में बंगाली भाषा में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में। तो याद रखना पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों की जो स्थापना पहली बार कब की गई, ये निर्णय कब लिया गया, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को दोबारा पास किया गया था। ये भी याद रखिएगा, पहली बार विशेष अधिवेशन में पास किया गया, दोबारा इस अधिवेशन में पास किया गया था। दूसरा बात करते हैं, तो भौगोलिक बदलाव हुआ 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। कांग्रेस में क्या बदलाव हुआ? फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1937 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस का पहला कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था, जो ग्रामीण भारत से पार्टी के गहरे जुड़ाव का प्रतीक था, याद रखिएगा। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गांव में कौन सा हुआ था? याद है ना, इसी के एक साल बाद 1938 में हरिपुरा में हुआ था, और हरिपुरा गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने ऊपर बताया था, सुभाष चंद्र बोस थे, याद रखिएगा। 1936 में लखनऊ में नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूं, याद रखना। 1936 के कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसके अध्यक्ष नेहरू थे। और 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ, उसके भी अध्यक्ष नेहरू थे। तो नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बनाए गए। एक बार 1929 में लाहौर अधिवेशन में, दूसरी बार 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, और इसी में कहा था कि मैं समाजवादी हूं। और तीसरा 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। तो 3 बार अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बनाए गए हैं? नेहरू बनाए गए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आजादी के पहले की बात कर रहा हूं, आजादी की बात बनाएगी वो अलग बात है, ये याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गलती आप बिल्कुल यहाँ पर मत करिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आजादी की पूर्व संध्या, संघर्ष का समापन और एक नए राष्ट्र का उदय। याद रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक कौन था? कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, अबुल कलाम आजाद थे। वो 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन क्यों रहे, कारण क्या था? तो याद रखना, 1940 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो रामगढ़ झारखंड में बुलाया गया था, उसमें बिहार का हिस्सा था। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो कांग्रेस के अधिवेशन 40 में हुआ, और 1941 से लेकर के और 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो अध्यक्ष के पद पे अबुल कलाम आजाद को जो नियुक्त किया गया था रामगढ़ में, तो अध्यक्ष पद पे बने ही रह गए। इसीलिए सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। ये कभी मत समझना कि वो लगातार अध्यक्ष थे, 40, 41, 42, 43, ऐसा नहीं था। 41 से 45 के बीच में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के संकट के दौरान
अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष बने रह गए, जो 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे। रामगढ़ में पहले इनको अध्यक्ष बनाया गया था, तब से अध्यक्ष लगातार थे ही। तो 45 तक अधिवेशन हुआ ही नहीं, तो 40 से 45 तक सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रह गया, याद रखिएगा। तो ये बात समझ गए होंगे कि 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है, और 1945 के बाद 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो 46 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब देखो कि रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ है, तो 40 के बाद सीधे 46 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, और कहां हो रहा है? मेरठ में हो रहा है। तो याद रखना, कांग्रेस का जो 46 का अधिवेशन था, 1946 का अधिवेशन था, वो कहां पर हुआ? मेरठ में हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो 46 में कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और 1947 का अधिवेशन अभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि वार्षिक अधिवेशन कब होता है? दिसंबर के महीने में। और देश हमारा कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब समझ में आ गया? तो इनका भी समझ में आ गया कि लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष क्यों बने रहे। और आजाद जब भारत हुआ तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष क्यों रह गए? क्योंकि 47 का अधिवेशन तो दिसंबर के महीने में होना होगा ना, और आजाद कब भारत हो गया? 15 अगस्त को हो गया। इसीलिए आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और कांग्रेस का अधिवेशन 46 में कहां पर हुआ? मेरठ में हुआ। तो 40 के बाद सीधे 46 में हुआ। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन है, ये 1900 क्या कहते हैं 40 से लेकर के और 1945 तक हुआ ही नहीं है। 41 से 45 के बीच में हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं 1885 में ब्रिटिश शासन के तहत 72 वकीलों की याचिकाओं से शुरू हुआ यह अधिवेशन या सफर शुरू हुआ। 1947 में एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के साथ अपने अंतिम और महानतम लक्ष्य तक पहुंच गया। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। तो कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन था मैंने सबको बता दिया है। जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मैंने बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से बताया है। फिर भी कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। उसको मैं आपको जवाब दे दूंगा। जहां कोई कहीं भी कोई डाउट होगा किसी पॉइंट में तो आप बताइएगा, उसका हम जवाब देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन को मैंने बता दिया है। कल हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।